बर्नौली थ्योरम, बर्नौली थ्योरम, बर्नौलीज थ्योरम ऑफ फ्लूइड। इसका स्टेटमेंट, पहले तो स्टेटमेंट ये है, when we move along a streamline, when we move along a streamline, streamline मतलब जो पाथ लिक्विड पार्टिकल लेता है, जो पाथ पे चलता है लिक्विड पार्टिकल, उसको स्ट्रीमलाइन कहते हैं, वो पाथ को स्ट्रीमलाइन कहते हैं। व्हेन वी मूव अलोंग ए स्ट्रीमलाइन ऑफ अ नॉन विस्कस, नॉन विस्कस मतलब ऐसा फ्लूइड जिसके लेयर्स के बीच में कोई फ्रिक्शन ना लगता हो, उसको बोलते हैं नॉन विस्कस। क्योंकि फ्रिक्शंस लगेगा तो एवरी लेयर का वेलोसिटी अलग अलग होगा, तो वहाँ पे बर्नौली थ्योरम होल्ड नहीं करेगा, फ्रिक्शन एक्ट कर जाएगा, वहाँ पे एनर्जी का लॉस हो जाएगा। तो व्हेन वी मूव अलोंग ए स्ट्रीमलाइन ऑफ अ नॉन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड या फ्लूइड, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर फ्लूइड कंप्रेसिबल होगा तो उसके अंदर इलास्टिक एनर्जी भी आ जाएगी, तो उसको हम अकाउंट में यहाँ नहीं लेते, इसीलिए इनकम्प्रेसिबल लिक्विड कहना ज़रूरी है। व्हेन वी मूव अलोंग अ स्ट्रीमलाइन ऑफ अ नॉन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, द सम ऑफ when we move along a streamline, the sum of kinetic energy, sum of pressure, comma pressure, comma kinetic energy per unit volume, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगा क्या? तो वो होगा रो वी स्क्वायर बाई 2। अभी हम देखेंगे कैसे होगा ये। एंड द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो कि होगा रो जी एच रिमेन्स अ कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हो गया स्टेटमेंट। अगर स्टेटमेंट पूछता है तो हम ये लिख सकते हैं राइट। अब आता है इसका प्रूफ। ठीक है, तो प्रूफ मैं नेक्स्ट पेज पे लेता हूँ। प्रूफ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट और इसमें है कि एक तो पहले डायग्राम बनाते हैं। ये तो मैंने ऐसा पाइप लिया है जिसका वेरिंग क्रॉस सेक्शन हो, और मान लेते हैं कि इसका जो लिक्विड है वो यहाँ और यहाँ के बीच में है। इस लिक्विड को हम देख रहे हैं, ये ए और बी के बीच में है फ्लूइड, और थोड़ा समय के बाद ये फ्लूइड जो है वो यहाँ पहुँच गया। थोड़ा समय के बाद ये फ्लूइड यहाँ पहुँच गया। करेक्ट। अब ये आ गया पी और क्यू के बीच में।
लिक्विड इनिशियली ए बी में था, अब पी क्यू पे पहुंच गया। ठीक है, तो लिक्विड का जो लेफ़्ट एंड है, लेफ़्ट एंड मतलब ये वाला एंड जो है इसका, ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया, वो यहाँ पहुँच गया यहाँ पे, राइट। तो लेफ़्ट एंड जो है वो कितना मूव किया, तो इतना मूव किया। और राइट एंड जो है इसका, वो पहले यहाँ पे था, इस पे, ये अब मूव करके यहाँ पे आ गया, यहाँ पे, यहाँ पहुँच गया ये राइट एंड। तो राइट एंड कितना मूव किया, तो राइट एंड जो है वो ये मूव किया, इतना। ठीक है, तो ये जो मूव करवा रहा है इसको, ये प्रेशर डिफरेंस ही मूव करवा रहा है। क्योंकि लिक्विड फ्लो कर रहा है तो प्रेशर डिफरेंस होगा तभी लिक्विड फ्लो करेगा, बिना प्रेशर डिफरेंस का तो लिक्विड फ्लो करेगा ही नहीं पाइप के थ्रू। तो जो प्रेशर इसको फ्लो करवा रहा है, तो इस प्रेशर के द्वारा वर्क डन निकालते हैं। व्हाट इज़ द वर्क डन बाय द प्रेशर ऑन द फ्लूइड। तो यहाँ पे प्रेशर लग रहा है, इधर इस साइड से प्रेशर लगेगा इधर। तो ये प्रेशर जो है लिखते हैं वर्क डन बाय प्रेशर at the left end, at the left end। लेफ्ट एंड पे जो प्रेशर है वो कितना काम कर रहा है, वर्क डन बाय द प्रेशर, वर्क डन बाय द प्रेशर एट द लेफ्ट एंड ऑन द फ्लूइड। जो लेफ्ट एंड है उस पे जो प्रेशर लग रहा है, वो प्रेशर कितना वर्क डन कर रहा है। तो वर्क डन लिखेंगे हम लोग इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये होता है वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स होता है प्रेशर इनटू एरिया। तो अगर लेफ्ट एंड पे प्रेशर P1 है और एरिया क्रॉस सेक्शन A1 है, तो प्रेशर इनटू एरिया फोर्स हो गया, इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट एंड का डिस्प्लेसमेंट कितना है, डायग्राम में देखते हैं, इतना डिस्प्लेसमेंट है लेफ्ट एंड का, ये वाला। तो अगर यहाँ पे इसकी वेलोसिटी V1 है और ऐसा मान लेते हैं कि ये जो लिक्विड है लेफ्ट एंड वाला, वो जो इतना मूव कर रहा है, इतना जो डिस्प्लेस हो रहा है, वो बहुत शॉर्ट टाइम में हो रहा है ना। तो हम ऐसा एज्यूम कर लेंगे कि इतने शॉर्ट टाइम में क्रॉस सेक्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, क्योंकि वेरी स्मॉल टाइम के लिए हो रहा है ये, स्मॉल टाइम में। तो लेफ्ट एंड कितना मूव किया स्मॉल टाइम में, तो वो होगा वेलोसिटी ऑफ द लेफ्ट एंड इनटू टाइम, मान लेते हैं dt टाइम है, वेरी स्मॉल टाइम, dt रिप्रेजेंट कर रहा है वेरी स्मॉल टाइम को। तो ये तो हो गया वर्क डन बाय द प्रेशर ऑन द लेफ्ट एंड, वर्क डन बाय द प्रेशर एट द लेफ्ट एंड ऑन द फ्लूइड, लेफ्ट एंड ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। तो अब वर्क डन निकालते हैं राइट एंड के द्वारा। वर्क डन एट द राइट एंड इक्वल टू, अब यहाँ पे प्रेशर तो इस साइड लगेगी एक्चुअली, प्रेशर शुरू में लिक्विड इस पोजीशन में था तो यहाँ पे प्रेशर लग रहा होगा, है ना, बाद में यहाँ पहुँचा है ये, तो प्रेशर इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट उल्टा हो रहा है, आगे की तरफ हो रहा है, और प्रेशर लग रहा है पीछे की तरफ। तो वर्क डन निगेटिव हो जाएगा, माइनस फोर्स को लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे प्रेशर 2 मानते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया A2 मानते हैं, और जो स्पीड है यहाँ पे लिक्विड का उसको V2 मानते हैं, और V2 हो गया और dt हो गया टाइम, करेक्ट, ये होगा, ये तो वर्क डन हो गया। तो टोटल वर्क डन अब एक चीज़ हम देखेंगे कि इस पूरे पाइप में जो लिक्विड फ्लो कर रहा है वो जो है वो स्टेडी फ्लो है, ठीक है। तो हम लोग इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या कहता है कि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2,
है ना। जहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा वहाँ वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। करेक्ट। तो हम लोग इसको ये बोल सकते हैं कि ये जो क्वांटिटी होगा ये क्या हो जाएगा, पी डी वी हो जाएगा। पी डी वी क्यों? क्योंकि ये क्रॉस सेक्शन एरिया है और ये लेंथ है ये पूरा। तो क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ को क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। ये वॉल्यूम होता ही है एरिया इंटू हाइट, और यहाँ पे जो है ये हो जाएगा माइनस पी टू डी वी हो जाएगा। तो इस वजह से इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी ये है, दिस इज इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी। इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी यूज़ करके हमने ये बोल दिया। तो अब नेट वर्क डन है ना, नेट वर्क डन ऑन द फ्लूइड, नेट वर्क डन ऑन द फ्लूइड, नेट वर्क डन ऑन द फ्लूइड जो है वो कितना हो जाएगा, पी ये 1 था, पी वन डी वी माइनस पी टू डी वी। राइट, ये हो गया, जहाँ तक तो क्लियर है। नेट वर्क डन निकाल दिया। अब ये वर्क डन करेगा क्या, क्योंकि एनर्जी को कंजर्व रहना है, तो ये सारा वर्क डन एनर्जी को चेंज कराने में कंज्यूम हो जाएगा, है ना। एनर्जी को चेंज कराने में कंज्यूम हो जाएगा। राइट। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि चेंज ऑफ एनर्जी है ना, चेंज ऑफ एनर्जी जो है वो कितना होगा, चेंज ऑफ, थोड़ा इसको, चेंज ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है ना, मैकेनिकल मतलब काइनेटिक और पोटेंशियल, मैकेनिकल एनर्जी व्हेन द फ्लूइड is between AB and later PQ। पहले लिक्विड जो है AB के बीच में था, अब वही लिक्विड PQ पे आ गया। तो ऐसा जब लिक्विड वहाँ से वहाँ फ्लो करेगा इस दो पोजीशन में, तो इस पर चेंज ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा। तो हम लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी, अभी एनर्जी बोल देता हूँ, तो टोटल एनर्जी एट विच पोजीशन, एट पी क्यू पोजीशन माइनस टोटल एनर्जी एट ए बी पोजीशन, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब इसी को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, टोटल एनर्जी बिटवीन पी क्यू जो है वो क्या हो जाएगा, एनर्जी ई एट पी बी प्लस बी क्यू, है ना, ई एट पी बी क्यू, और यहाँ पे होगा ई एट, अब वो ए बी के बीच जो एनर्जी है उसको लिख सकते हैं हम लोग ए पी प्लस पी बी, ये वाला। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो पी वी वाला एनर्जी है वो ये वाला एनर्जी जो है वो कट जाएगा, क्योंकि वो दोनों पार्ट में आ रहा है। ये जो पी बी पार्ट है वो इधर भी आ रहा है, एनर्जी एट पी बी, ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, तो बचेगा एनर्जी एट बी क्यू माइनस एनर्जी एट ए पी। एट का मतलब है कि उस बीच में जो लिक्विड है उसकी बात हम कर रहे हैं, पोजीशन की बात कर रहे हैं। तो जो बी क्यू पोजीशन है ये वाला, यहाँ पे जो लिक्विड की एनर्जी है, और जो ए पी पोजीशन है यहाँ पे लिक्विड की एनर्जी है, इसका डिफरेंस। तो ठीक है, अब जो बी क्यू पे एनर्जी है वो बहुत स्मॉल टाइम की एनर्जी है, और ए पी पे जो एनर्जी है लिक्विड है वो भी बहुत स्मॉल टाइम का है, तो कम ही फ्लो किया होगा। तो ये वॉल्यूम हमारा इनफैक्ट डी वी और ये डी वी है ना।
इक्वल टाइम में इक्वल लिक्विड फ्लो करेगा। तो अब हम इसको आगे थोड़ा स्पेस बनाते हैं और इसको लिखते हैं। तो चेंज इन एनर्जी एट, ये क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ एनर्जी, चेंज इन द एनर्जी। जो एनर्जी का चेंज है वो हो गया हमारा, पहले तो एनर्जी का चेंज मतलब काइनेटिक एनर्जी का चेंज और पोटेंशियल एनर्जी का चेंज। तो यहाँ पे जो एनर्जी होगा बी क्यू के बीच, उसका पहले काइनेटिक लिख लेते हैं, हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी वन स्क्वायर, राइट। ये हो गया जो बी क्यू की एनर्जी था काइनेटिक, और इसका जो काइनेटिक था ए पी पे, उनका माइनस कर दिया, प्लस पोटेंशियल एनर्जी करना है तो एम जी। अब हम ये मान लेते हैं कि ये दोनों जो लिक्विड है ये इनिशियली इसका पोजीशन H1 पे है, इसका पोजीशन H2 पे है, राइट। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो mgH2 माइनस mgH1 हो जाएगा। ये हो गया हमारा। और इसको हम लिख सकते हैं, मास को हम रिमूव कर सकते हैं। मास मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी होता है, तो मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम तो डी वी है, डी वी चाहे ए पी पोजिशन पे हो या बी क्यू पोजिशन पे हो, तो डी वी वॉल्यूम सेम ही है दोनों केस में। हाफ रो डी वी वी टू स्क्वायर माइनस हाफ रो डी वी वी वन स्क्वायर, ये हो गया। और प्लस जो यहाँ पे पोटेंशियल है तो रो डी वी एच टू, और जी भी लिखना पड़ेगा, रो जी माइनस रो जी डी वी एच वन। ठीक है, इतना हो गया। अब ये जो होगा ये क्वांटिटी से इरेज करके जगह बनाता हूँ मैं थोड़ा यहाँ पे। जो हमने वर्क डन किया था वही वर्क डन रिस्पॉन्सिबल है ये चेंज ऑफ एनर्जी के लिए, ठीक है। सो बाय प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, work done on the gas, work done on the gas, sorry on the fluid, work done on the fluid equal to change in the mechanical energy of the fluid, mechanical energy या total energy, एनर्जी ऑफ द फ्लूइड। तो वर्क डन तो अभी हमने देख ही लिया था। वर्क डन मेरा कितना था, वर्क डन था P1 dV माइनस P2 dV, और ये इक्वल टू हो गया हाफ रो dV V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो डी वी वी वन स्क्वायर प्लस रो जी डी वी एच टू माइनस रो जी डी वी एच वन। अब थोड़ा स्पेस और बनाते हैं ऊपर में, यहाँ पे जहाँ कहीं दिक्कत हो तो पॉज करके रीथिंक करो। उसके बाद वी कैन सी दैट कि ये जो है डी भी ये सब कैंसिल हो जाएगा, कॉमन लेके हम कैंसिल कर देंगे। तो हमारा जो बचेगा उसको रीराइट कर लेते हैं ढंग से। तो ये हो गया P1 और
P1 प्लस 1 वाले को लाते हैं इधर, हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1, और 2 वाले को इधर रख लेते हैं, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। इसका मतलब ये हुआ कि इस 3 क्वांटिटी का सम हमेशा सेम रहेगा, चाहे 1 पोजीशन पे हो या 2 पोजीशन पे हो। सो वी कैन से P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH इक्वल टू कांस्टेंट। यही बर्नौली थ्योरम का प्रूफ है। इसमें लगभग मैंने सारी बात को इनकॉर्पोरेट कर लिया है, क्योंकि इसका प्रूफ हर जगह हर किताब में अलग अलग तरीके से है। इसमें मैंने NCERT को और SC वर्मा को मिक्स करके एक प्रूफ बना लिया, जिसमें कोई पॉइंट छोड़ा नहीं गया है, सारा चीज़ इसके अंदर है। तो बर्नौली थ्योरम का प्रूफ आता है तो ये पूरा चीज़ लिखने में ठीक रहेगा। और इसके जो एप्लीकेशन होते हैं तो वो तो हमें पता है बर्नौली थ्योरम कब कब अप्लाई होगा। तो पहला चीज़ है कि बर्नौली थ्योरम इज़ आउटकम ऑफ एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसी प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है। दूसरा, नॉन विस्कस लिक्विड होना चाहिए, क्योंकि फ्रिक्शन रहेगा तो वेलोसिटी जो है, फ्रिक्शन रहेगा तो एनर्जी वो नहीं रहेगा, कंजर्व नहीं रहेगा, है ना। वर्क डन बाय फ्रिक्शन हो जाएगा, एनर्जी कंजर्वेशन को वायलेट करेगा। दूसरा चीज़ कि इनकम्प्रेसिबल लिक्विड होना चाहिए, नहीं तो इलास्टिक एनर्जी भी हमें लेना पड़ेगा अकाउंट में, तो वो हमने लिया नहीं है। तो ये सब कंडीशंस है इसके, वो सब आ सकता है असर्शन रीजनिंग में। दूसरी बात कि हम किसी भी फ्लूइड पे ये लगा देते हैं और बर्नौली, तो वहाँ पे भी रिजल्ट अप्रॉक्सीमेटली सही आता है। वो इसलिए आता है क्योंकि हर लिक्विड में हम चीज़ करेंगे तो ये प्रिंसिपल लगाएंगे तो थोड़ा मोड़ा रिजल्ट आगे पीछे रहेगा, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली रिजल्ट होल्ड करेगा, चाहे वो लिक्विड नॉन विस्कस भी होता है, हल्का फुल्का नॉन विस्कस भी है अगर, और इनकम्प्रेसिबली हल्का फुल्का है, तब भी ये प्रिंसिपल हमें सही रिजल्ट दे देता है। राइट।